नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां पर नींबू का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत देश जो है यहाँ पर नींबू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत देश है यहाँ पर 16% नींबू का उत्पादन किया जाता है। सभी लोग जान लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया था, जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार जो था वो गिर गया था। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो चीनी युआन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोगों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग ध्यान से बताएं, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं जवाब, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, 5 जून जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और ये आपका कब से मनाया जा रहा है, 1977 ईस्वी से ये दिवस आपका मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1977, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 13, 31, 23 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में मतदान करना अनिवार्य है। ये 13, 31, 23 ये संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और कुल देश कितने हैं पूरे विश्व में, 195 देश हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको व्यास सम्मान दिया गया है। सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में ज़रूर बताएं। 25वें जो 85 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल जो है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, कमल गोयनका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये जो व्यास सम्मान है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा दूसरा सम्मान है। ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान क्या है, ज्ञानपीठ। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सम्मान दिया जाता है भारत में वो है व्यास सम्मान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो भी सही है सभी लोग कमेंट में बताएं। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना। और आपका जो ऑप्शन बी है प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग। और आपका ऑप्शन सी है निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उपयुक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों के ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो आपका 87 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पर 14 जनवरी 1965 जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंककि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आपका जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में 14 जनवरी को 1964 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और 1965 में भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भगत सिंह जी की बात की जा रही है। इसमें पूछा जा रहा है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जब जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी उस दिन को सभी लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसका डेट क्या था सभी को बताना है। 23 मार्च है कि 31 मार्च कि 30 मार्च कि 13 मार्च, सभी लोग जवाब दीजिए। तो जो आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 23 मार्च बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपका जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका है कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है दोस्तों। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग इसको टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, बृहत सांची स्तूप किस काल में संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें क्या पूछ रहा है कि बृहत सांची स्तूप ये किस काल से संबंधित है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग का आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सांची है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले से संबंध रखता है, ठीक है। और यहाँ पर बौद्ध स्मारक भी है और ये 12वीं सदी के बीच का काल है, सभी लोग इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ का जो महान सम्राट है वो अशोक है, ठीक है। जितने भी लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन असंगत है, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है नीता मेहता, और ऑप्शन बी कुणाल कपूर, ऑप्शन सी संजीव कपूर, और जो आपका डी ऑप्शन है तरला दलाल, इसमें आपका कौन सा असंगत है, मतलब कौन लग रहा है कि इन लोग मतलब कौन बिल्कुल अलग लग रहा है इसमें। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है यहाँ कुणाल कपूर, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये कुणाल कपूर आपके कौन है, ये एक फिल्मी जगत अभिनेता है, ये एक एक्टर हैं। और जो आपके 3 ऑप्शन और दिए गए हैं नीता मेहता, संजीव कपूर और तरला दलाल, ये लोग क्या हैं, ये एक प्रसिद्ध रेसिपियनिस्ट हैं, ठीक है। जितने भी लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं कुणाल कपूर, ये असंगत आपको लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना अभी जल्दी में मतलब हाल ही में किसने की थी। तो बिल्कुल आसान आंसर इसका होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। अभी जल्दी में जो हुआ था नेपाल ने अभी जल्दी में अपना संविधान लागू किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान में रखें, नेपाल ने अभी जल्दी में ही संविधान अपना लागू किया। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, 97वें नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक होता है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा शराब का सेवन कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग के ऑप्शन पंजाब लग रहे होंगे, लेकिन आपका ये पंजाब नहीं है, आपका ये केरल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा मदिरा का सेवन किया जाता है। यहाँ पर जो केरल है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति
19 लीटर शराब का सेवन 1 महीने के अंदर अंदर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को मतलब सही मिलान करना है। हिंदू धर्म का संबंध किससे है और मुसलमान का किससे है, सिख का किससे है, ईसाई का किससे है। सभी लोग इसका जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल है। हिंदू धर्म जो है इसका संबंध आपका किससे है, सनातनी और आर्य समाजी से। ठीक है, और जो आपका मुसलमान धर्म है इसका शिया और सुन्नी से। और आपका जो ईसाई धर्म है इसका संबंध, सॉरी पहले सिख है, तो सिख का संबंध किससे है, निरंकारी और नामधारी से। और आपका जो ईसाई है इसका संबंध किससे है, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर इसमें ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है ये आपका राजस्थान में सांभर झील के क्षेत्र है और क्षेत्र के पास है, और यहाँ पर जयपुर से समीप ये अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है सभी लोग ध्यान रखें 90 वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 90 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कहीं पर नोट भी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो है राजस्थान। जितने भी लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जितने भी लोग उत्तर प्रदेश जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो आपका जो उत्तर प्रदेश है बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है ट्रीट कम है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ध्यान में रखें। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मतलब बहुत ही बड़ा पुरस्कार ये है और बहुत कम ही लोगों को अभी तक दिया गया है। 1913 से लेके 2014 के बीच में अभी तक केवल 8 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जबकि आपके ऑप्शन में 8 नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो भारत के ही थे, और भारत के बारे में पूछा ही जा रहा है इसमें। तो जो नोबेल पुरस्कार, जो आपका पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सभी लोग जवाब दें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन के बारे में पूछा जा सकता है ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो आप लोग ध्यान दीजिए तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक धातु। इसका जो रासायनिक सूत्र है सभी लोग जान ले। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है HNO3 होता है। सभी लोग ध्यान दें, HNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और ये किस धातु पर बेअसर होता है। तो सब इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सोना। ये सोना पर बेअसर होता है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाता है सोचने का, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी इसमें जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सतलज नदी जो है ये इसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो 105वां नंबर क्वेश्चन है सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक ऐसी नदी है जो साल भर में मतलब एक बार सदा नीर होती है। ठीक है, मतलब एक बार साल भर में एक बार ही ये एक दिशा में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोग का ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, 106वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए राधा मोहन सिंह आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राधा मोहन सिंह जी हैं ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंध रखते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है। बाकी इसके अलावा जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, इनका संबंध किससे है, ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता मामले में है इनका संबंध। ठीक है, तो जितने लोग के ऑप्शन ए आ रहे हैं इसमें वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राधा मोहन सिंह जी क्या है, वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। जो आपका 107 नंबर क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग 8 टन मिलियन। ठीक है, 8 मिलियन टन घटा है। कितना घटा है, लगभग 8 मिलियन टन जो है घटा है 2014-15 जो 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में कितना घटा है, 8 मिलियन टन घटा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जो आपका वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न है इस समय, सॉरी 2014-15 में जो था उस समय आपका था 252 टन, और जो 2013-14 में था उस समय का खाद्यान्न कितना था, 265 टन। ठीक है, अब कहाँ 265 और कहाँ 252, तो अंतर तो आ ही गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, हुई थी। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी। तो आप लोग इसमें जवाब दीजिए। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पर 42, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 42 खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी उस समय। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो ये आपकी जो है लसल गांव, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये जो लसल गांव है ये प्याज की जो सबसे बड़ी मंडी है लसल गांव भारत में, एशिया की, मतलब ये लसल गांव कहाँ है, भारत में है। और पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है किसकी, प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। और ये कहाँ पर है लसल गांव, ये तो गांव का नाम है। ये किस शहर में है, ये लसल गांव कौन से शहर में पड़ता है, तो आप लोग जान लें कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव लसल गांव में प्याज की मंडी है, जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है प्याज की। तो सभी लोग को पता होना चाहिए कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो वो एशिया में है, महाराष्ट्र के लसल गांव नामक स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी मायावती आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी लोगों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।